Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to start our next chapter, that is D block element. So our today's topic is D block elements. So first of all, let us define what do you mean by D block element. So as we have discussed what is an S block element and what is a P block element. So we can similarly define that the element in which elements in which last electron is filled in the d subshell are called d block elements. तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर भरा जाता है. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है. इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एस और पी ब्लॉक, ये ब्लॉक जो होता है दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, और ये वाला जो ब्लॉक होता है दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक. इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लाई करता है डी ब्लॉक. सो डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये लोकेशन रहेगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर. अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लोकेशन की हम बात करें तो इनकी लोकेशन स्टार्ट होती है, ये ग्रुप नंबर 1 था, यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 है, 3 से स्टार्ट होती है और ये लास्ट वाला जो ग्रुप होता है ये होता है 12. तो ग्रुप नंबर लोकेशन की अगर बात करते हैं तो दे लाई इन ग्रुप नंबर 3 to 12. और पीरियड, जिस पीरियड से शुरुआत होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, फर्स्ट पीरियड में बट 2 ही एलिमेंट आते हैं, सेकंड पीरियड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, फोर्थ पीरियड जो है यहाँ से शुरू होता है डी ब्लॉक. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड जो है उसमें कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता. तो इट बिगिंस विद फोर्थ पीरियड, और फोर्थ से लेके लास्ट पीरियड हमारे पास कौन सा होता है, 7th पीरियड. तो फोर्थ से 7th पीरियड तक जो है वो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये लोकेशन हो जाती है पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. अब बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनको एक और नाम से जाना जाता है. मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. मोस्ट ऑफ द डी block elements are called transition metals. अब सवाल आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो क्यों बोला गया है इनको, why they are called transition metals. तो डेफिनेशन लिख लो, ट्रांजिशन मेटल किसको बोला जाता है. ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जिनका डी सबशेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो. द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल in their atomic form or most stable oxidation state. वो एलिमेंट जिसके अंदर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उसके एटॉमिक फॉर्म में या फिर उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऐसा एलिमेंट जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल. तो जितने भी ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें डी सबशेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल. अब यहां पर बच्चों इस वर्ड पे आप ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ज्यादातर.
मैंने सभी नहीं लिखा, ऑल ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं लिखा, बल्कि मोस्ट वर्ड का यूज किया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएंगे, सिर्फ डी ब्लॉक कहलाएंगे। ज्यादातर मेटल्स जो है, मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर मेटल्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते। अब ये कौन से ऐसे मेटल है जो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाते, वो हमें समझ में आएगा इस प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे तब हमें ये बात जो है वो समझ में आएगी कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा और कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज इनको डिस्कस करते हैं। तो पी ब्लॉक में भी हमने यही किया था, एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो यहां पर भी हम डी ब्लॉक के अंदर भी ये तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज से। एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो बच्चों यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो हमें देखने को मिलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, वो होता है ns 0 से लेके 2 तक और n-1d 1 to 10। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर n की वैल्यू शुरू होती है 4 से, फोर्थ पीरियड में था तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हुआ था, तो 4, 5, 6 और 7। तो n की हाईएस्ट वैल्यू 4 से शुरू होगी और लास्ट 7 तक जाएगी। अभी तक जो हमें एलिमेंट्स पता है उसमें n की हाईएस्ट वैल्यू 7 है। अब देखो बच्चों, मैं आपको ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहां पर लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम फोर्थ पीरियड के ट्रांजिशन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो देखते हैं। फोर्थ पीरियड के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है या फिर इनको 3D सीरीज भी बोला जाता है। फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर and zinc. These are the elements which makes the fourth period or you can say the first transition series. अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 21 और 21 एटॉमिक नंबर अगर रहेगा, इसका 21 से शुरू होता है एटॉमिक नंबर और लास्ट में इसका होता है 30। तो आप एक एक नंबर इंक्रीज करते जाइए, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसका कन्फिगुरेशन जब हम लिखेंगे तो इसका कन्फिगुरेशन आता है 3d1 4s2। नेक्स्ट टाइटेनियम जो है 3d2 4s2, वेनेडियम जो है 3d3 4s2। क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिखाता है, इसका कन्फिगुरेशन होता है 3d5 4s1। तो एक्सेप्शन है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में। मैंगनीज वही नॉर्मल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कन्फिगुरेशन दिखाएगा। आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2 और कॉपर भी हमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिखाता है 3d10 4s1। जिंक लास्ट में 3d10 4s2। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये मैंने लास्ट वाले शेल का कन्फिगुरेशन लिखा है, इससे पहले वाला जो है वो जो आप लिख सकते हो, नोबल गैस लिखी जाएगी इससे पहले। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का। अब इस
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास दो एक्सेप्शंस आ गए, क्रोमियम और कॉपर। अब देखो बच्चों, इस सीरीज में ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेके और कॉपर तक, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। ट्रांजिशन मेटल्स उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स का मतलब कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर रखे किसी एटम में, इसका मतलब उसका डी सबशेल कैसा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएगा? ऐसा एलिमेंट कहलाएगा ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल जो है उसके अंदर ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी कभी भी। स्कैंडियम में हम देखते हैं, स्कैंडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब डी सबशेल कैसा हो गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड। और इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसी वजह से स्कैंडियम को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल। टाइटेनियम में भी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो यहां पर भी डी सबशेल हमारा कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ। वेनेडियम में एक और ऐड कर दिया, क्रोमियम में हमने डी में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अभी भी क्या है? ये सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुआ। मैंगनीज में इतना ही रहेगा। आयरन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 6 हो गए। कोबाल्ट के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 7 हो गए। निकल, कॉपर के अंदर क्या हो गया? D10। अब देखो कॉपर के अंदर तो जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, फिर भी हम इसको ट्रांजिशन मेटल बोल रहे हैं। क्यों? तो देखो बच्चों, कॉपर जो है अगर बिना चार्ज के है मतलब एटम है तो उसके अंदर ये कन्फिग्रेशन रहता है, लेकिन कॉपर की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? कॉपर में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कॉपर के अंदर बच जाते हैं इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अंदर ये कंपाउंड बनाता है ऐसे CuSO4, CuCl2, CuO। ये सभी कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, हमारी लैब के अंदर रखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। तो ये कंपाउंड्स जो हैं इसमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। क्योंकि डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वजह से कॉपर को हमने एक ट्रांजिशन मेटल बोला। अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनाता तो फिर ये भी जिंक वाली कैटेगरी के अंदर ही चला जाता, क्योंकि कॉपर जब एटम की फॉर्म में रहता है तो इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कोई भी एटम चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो या उसके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किसी भी कंडीशन में उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। जब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होगा तो ही हम उसको ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो कॉपर ने हमें एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जिसमें उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, इसी वजह से हमने कॉपर को ट्रांजिशन मेटल बोला। अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक में क्या होता है? देखो बच्चों, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखा हुआ है 3d10 4s2। तो अगर एटम में देखें तो एटम के अंदर, जिंक के एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मतलब डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होना चाहिए। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लो, जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज नहीं होते। इस वजह से ना तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड दिखा रहा है, ना ये एटॉमिक फॉर्म में दिखा रहा है। इस वजह से ये ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता। दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन इट।
in the atomic form as well as in the most stable oxidation state. अब आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ पीरियड के अंदर जो सीरीज होती है जिसको हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, या फिर इसको 4D सीरीज भी बोला जाता है। फिफ्थ पीरियड की सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है ईट्रियम से। ईट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये एलिमेंट होते हैं फिफ्थ पीरियड के। यहां पर कन्फिगरेशन जब आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर हमें देखने को मिलता है 39। दिस इज द एटॉमिक नंबर। इसका कन्फिगरेशन जब आप लिखोगे तो कन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा 4D1 5s2, 4D2 5s2, 4D3 5s2। यहां पर बच्चों इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है। ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4D3 5s2 की बजाय 4D4 5s1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 4D5 5s1, 4D6 5s1, 4D7 5s1, 4D8 5s1। लास्ट में यहां एक और एक्सेप्शन देखने को मिलता है 4D10 5s0, 4D10 5s1, 4D10 5s2। This is the electronic configuration of second transition series। अब देखो यहां पर इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेक्ट किया था उससे अलग कन्फिगरेशन दिखा रहे हैं। तो इस सीरीज को कैसे याद करते हैं? देखो इसमें डी के अंदर जो है वो एक तो 3 नंबर नहीं आता, 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाता है, और एक इसके अंदर 9 नंबर नहीं आता। 3 और 9 मतलब 39 नंबर जो है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर डी सबशेल के अंदर नहीं आएगा। और जो नंबर रिपीट होता है वो सिर्फ कौन सा रिपीट होता है? 10 3 बार रिपीट होता है। तो इस तरीके से आप ये कन्फिगरेशन जो है इसको याद रख सकते हैं। 39 जिस नंबर से ये सीरीज शुरू हो रही है वही नंबर जो है वो इसके कन्फिगरेशन में नहीं आएगा। तो ये हो गया रीजन कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है उसके अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ पीरियड की सीरीज पे। दिस इज कॉल्ड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको 5D सीरीज भी बोलते हैं। इस सीरीज की शुरुआत होती है लैंथेनम से। तो ये एलिमेंट्स होते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। शुरुआत करते हैं लैंथेनम से। लैंथेनम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें देखने को मिलेगा, ये 4D1 है तो यहां पर आ जाएगा 5D1 6s2। इसका एटॉमिक नंबर जब आप निकालोगे तो 39 के अंदर 18 ऐड कर लीजिए। 39 के अंदर 18 ऐड करोगे तो 57। लेकिन इससे अगला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर जब आप देखोगे तो ये 58 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो भरे जाते हैं। 14 F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो भरे जाएंगे। तो इसमें 14 ऐड करो। जब इसमें 14 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 71। तो यहां पर नंबर शुरू होता है 72 से। सो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 5D series, it begins with atomic number 57, but after that
14 एलिमेंट जो है वो बीच में एफ ब्लॉक के भरे जाते हैं, इस वजह से 58 से लेके 71 तक जो है वो एफ ब्लॉक में चले जाएंगे, ये नंबर रहेगा 72। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 5d1 6s2 था, ये 5d2 6s2 रहेगा। अब इस सीरीज के अंदर बच्चों स्टार्टिंग में इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज एक्सपेक्टेड चलता रहता है। प्लैटिनम पर जाके क्या हो जाएगा, प्लैटिनम पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है हमारा। यहां पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है 5d9 6s1 5d10 6s1 5d10 6s2। तो इस सीरीज में 7 के बाद डायरेक्ट 9 आ रहा है, तो ये दो एलिमेंट एक्सपेक्टेड से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। इस सीरीज में इतने सारे एलिमेंट थे जो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, यहां पर इस सीरीज के अंदर ये दो एलिमेंट एक्सपेक्टेड से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें शो करते हैं। तो दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 7th पीरियड के अंदर लाई करती है। दिस इज कॉल्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम 6D सीरीज भी बोलते हैं। ये शुरू होती है एक्टीनियम से। तीन तीन छः तीन नौ, एक एलिमेंट जो है वो कौन सा छूट गया, Sg, सी बोर्गियम। ये हो गई हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो बच्चों, यहां पर जब हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 57 के अंदर हमें 32 ऐड करना पड़ेगा, मींस 89। फिर 89 के अंदर जो है वो 14 ऐड करो, क्योंकि बीच में 5f इलेक्ट्रॉन, f ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 14 ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 103, मतलब ये एलिमेंट होगा 104। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 6d1 7s2 6d2 7s2 6d3 7s2 6d4 7s2। ये सी बोर्गियम का है। This is borium 6d5 7s2 6d6 7s2 6d7 7s2 6d8 7s2 6d10 7s1 and 6d10 7s2। तो इस सीरीज के अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है इसका। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीरीज के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं उनकी बात। और ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ट्रांजिशन मेटल उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जिनके डी ब्लॉक के अंदर या डी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल प्रेजेंट होता है। दे आर कॉल्ड डी ट्रांजिशन मेटल्स। और डी ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक उन सभी एलिमेंट्स को बोला जाता है जिनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो कौन सा हो, डी सबशेल हो। तो यहां पर 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑल दी एलिमेंट्स in which
last electron is filled in d subshell or d block, or elements from group number 3 to group number 11 are called transition metals. और जिंक, कैडमियम और मरकरी जो ग्रुप नंबर 12 बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात और ट्रांजिशन मेटल्स की बात और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की बात। अब बच्चों ये वर्ड जो है ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब होता है, ये किस लिए दिया गया है इनको? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है इंटरमीडिएट। ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटरमीडिएट। तो आप कोई प्रोसेस करवा रहे हो, उस प्रोसेस के अंदर कोई इंटरमीडिएट स्टेट अगर आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक लाई इन बिटवीन S and P block elements, hence their properties are intermediate between S and P block elements। तो क्योंकि D block elements की पोजीशन S और P block के बीच में लाई करती है, इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू भी क्या रहती है, इंटरमीडिएट रहती है। एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है इसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू। देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। इसी वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। तो ट्रांजिशन वर्ड क्यों दिया गया इनको? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। तो एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज अटोमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो अटोमिक रेडियाई सबसे बड़ी किसकी होती है? एस ब्लॉक के एलिमेंट की। सबसे छोटी किसकी होती है? पी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसकी अटोमिक रेडियाई इंटरमीडिएट होगी। तो सपोज अगर ये एटम 500 पिकोमीटर का है, ये एटम 200 पिकोमीटर का है, तो ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स रहेंगे इनकी अटोमिक रेडियाई 500 से 200 के बीच में लाई करेगी। तो सपोज 300 पिकोमीटर। तो इंटरमीडिएट वैल्यू आ रही है इसकी और इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू आ रही है, मतलब ट्रांजिशन वैल्यू आ रही है। तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। सो दिस वाज द रीजन व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई और यू कैन से आयनिक रेडियाई। बच्चों जो एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड दिखाएगी वही आयनिक रेडियाई ट्रेंड दिखाती है। तो इस वजह से जो भी एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर रहने वाला है वही आयनिक रेडियाई का भी ऑर्डर रहने वाला है। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंटली हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई को डिटरमाइन किया तो हमें ये ग्राफ मिलता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियाई वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम यहां से शुरू करते हैं। 10 एलिमेंट है हमारे पास, तो हम 10 लाइनें जो है वो यहां पर बना देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D सीरीज की। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी होती है? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस along the period। तो ये हमने एक्सपेक्ट किया था कि पीरियड में स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है पीरियड में। और ग्रुप में किस तरीके का वेरिएशन आता है? ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ये एक्सपेक्टेड था।
कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर भी जब हम पीरियड में चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी और ग्रुप में चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होनी चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है उनको फॉलो करती है या नहीं। तो देखो बच्चों, आपकी बुक्स के अंदर जो है वो एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। मैं ये ग्राफ जो है वो आपको बोर्ड पर बना के दिखा देता हूं। ये ग्राफ है एटॉमिक रेडियाई का। सबसे पहले हम फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट सीरीज में आप बुक्स के अंदर देखोगे इस तरीके का ग्राफ जो है वो आपको बना हुआ मिलेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हमने 3D सीरीज भी बोला था। एक डॉट ज्यादा बन गई भाई। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, इसके बाद में एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और लास्ट में जाके एटॉमिक रेडियाई हल्की सी इंक्रीज होती है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन दी डी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से शुरू करते हैं। दिस इज कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। यहाँ पर आयरन है, ये कोबाल्ट है, ये निकल है। यहाँ पे आने के बाद लाइन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। लास्ट में ये कॉपर है और ये लास्ट में जिंक है। तो इस ग्राफ को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती जा रही है, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही बिहेवियर हमें देखने को मिलता है ग्राफ का। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और थर्ड पार्ट में एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती है। तो हमें एक रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा obtained, variation in atomic radii is not regular, रेगुलर वेरिएशन देखने को नहीं मिला एटॉमिक रेडियाई के अंदर। तो ये रेगुलर वेरिएशन क्यों नहीं देखने को मिल रहा, अब हमें जो है वो इसका कारण समझाना है, रीजन क्या है। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अलग बिहेवियर देख रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन ये है एटॉमिक रेडियाई इनिशियली डिक्रीज then becomes constant and then slightly increase। तो ये ऑब्जर्वेशन है इस ग्राफ से हमारे। अब इसका हम जो है वो रीजन बताएंगे, ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है। तो देखो बच्चों, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल शेल है n = 1, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल शेल है n = 2, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल शेल है n = 3 और ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल शेल है n = 4। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, स्कैंडियम से लेके जिंक की। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो थर्ड प्रिंसिपल शेल है हमारा, इसके अंदर हमारे पास 3 सब शेल हैं, 3s, 3p और 3d। 3s जो है वो अंदर की तरफ होगा, दिस इज 3s, ये 3p है और 3d जो है वो बाहर की तरफ होगा। जबकि 4s जो है वो हमारा सबसे बाहर होगा, दिस इज द 4s सबशेल। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो पहले हम 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद में हम 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए अंदर जाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है उसके अंदर हम पहले बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और उसके बाद में हम अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जाते हैं, क्योंकि 3d अंदर की तरफ होता है और 4s बाहर की तरफ होता है। जैसे जैसे आप डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओगे
तो इनिशियली तो क्या होता है, डी सब शेल जो है वो साइज में बड़ा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डी सब शेल साइज में बड़ा था, इस वजह से इनके बीच में काफी सेपरेशन होता है, काफी गैप होता है, और इनके बीच में रिपल्शन जो है वो नहीं होता। तो ऐसा कब तक चलता है, जब तक 5 इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते तुम डी सब शेल में। तो डी सब शेल के अंदर अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, उस टाइम तक इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि डी सब शेल साइज में काफी बड़ा है, गैप काफी ज्यादा है, और यहां पर जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल सिंगल ऑर्बिटल के अंदर भरे हुए होते हैं। तो ऐसे केस में अगर 3D1 है, 3D1 से आप 3D2 पे गए, 3D2 से आप 3D3 पे गए, 3D3 से आप 3D4 पे जा रहे हो, 3D4 से 3D5 पे जा रहे हो, तो रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता ऐसे केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाइड हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये जो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो इंक्रीज होता रहता है जब तक हम एक एक इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर भरते रहते हैं, तब तक। तो हम इन दो फैक्टर्स का यूज करने वाले हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब तक 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे तब तक तुम्हारा रिपल्शन जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो स्कैंडियम जिसके अंदर 3D1 था, उससे अगला टाइटेनियम जिसमें 3D2 था, वेनेडियम जिसमें 3D3 था, क्रोमियम जिसके अंदर 3D5 था, और मैंगनीज जिसके अंदर 3D5 था। यहां तक क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पेयरिंग हम करवा नहीं रहे, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, रिपल्शन है नहीं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो हमारा ग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन हमें इन दो फैक्टर्स के टर्म्स में देना है। इन ग्राफ इन पार्ट फर्स्ट में क्या हो रहा है, एज वी एड इलेक्ट्रॉन्स to the d subshell, these electrons are far separated, hence no repulsive force exists between them, whereas the effective nuclear charge continuously increase। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो इनिशियली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और रिपल्शन नाम की कोई चीज नहीं है इस एटम के अंदर, इस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होगा, जैसे ही हम मैंगनीज से आगे चलते हैं आयरन पे, तो आयरन के केस में क्या हो जाता है बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी पेयरिंग करवाने लगते हो। तो अगर मैं उसी डायग्राम से इस चीज़ को समझाता हूँ, तो ये n=1 था, ये n=2 है, ये n=3 है, और ये n=4 है। ये मेरा 4s सबशेल है और यहाँ पर 3d सबशेल था। d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स जब तक रहते हैं तब तक तो इनके बीच में गैप काफ़ी रहता है, और इसी गैप की वजह से यहाँ पर रिपल्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम छठा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, छठा इलेक्ट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप है वो कम होने लगता है, सेपरेशन डिक्रीज। तो देखो छठा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो हम क्या करवाते हैं, हम डी सबशेल के अंदर पेयरिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स तो सिंगली ऑक्यूपाई हो सकते हैं, लेकिन छठा जो है वो क्या करना पड़ता है, पेयर करना पड़ता है। तो इसको ऐसे समझ लो, छठा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं 3D के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप जो है वो कम हो गया, और इसी कम गैप की वजह से अब जो है वो सेपरेशन कम हो जाता है।
और रिपल्शन बढ़ जाता है। तो अभी तक जो रिपल्सिव फोर्स एटम के अंदर था ही नहीं, यहां तक वो रिपल्सिव फोर्स यहां पर हमें दिखाई देने लगता है। तो रिपल्सिव फोर्स आ गया एटम के अंदर जैसे ही हम आयरन पे गए। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, हमने इलेक्ट्रॉन तो ऐड किया है लेकिन साथ साथ हमने प्रोटॉन भी ऐड किया है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये भी इंक्रीज होगा। तो क्योंकि हम प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज कर दिया हमने, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो इनके मुकाबले इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन इनके साथ जो है वो रिपल्सिव फोर्स भी आ गया इनके केस में। इस वजह से क्या हो जाती है, अब सिचुएशन जो है वो एक फैक्टर जो है वो तो ओपोज कर रहा है, वो साइज बढ़ाना चाहता है, दूसरा फैक्टर जो है वो साइज घटाना चाहता है। नाउ टू फैक्टर्स, ये पार्ट 2 की बात हो रही है, दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर पार्ट 2, इस ग्राफ का सेकेंड पार्ट। Two factors are present in the atom. First, repulsive force between electrons due to pairing. पेयरिंग करवाई हमने इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से रिपल्सिव फोर्स आया। दूसरा आया अट्रैक्टिव फोर्स या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक साइज घटनी चाहिए। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए। तो पार्ट 2 के अंदर क्या होता है, एट दिस स्टेज रिपल्सिव फोर्स, इसको हम स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग में रिपल्शन ही होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के ये बराबर रहता है। इस वजह से ना तो ये एटॉमिक रेडियाई को डिक्रीज कर पाता, ना ये एटॉमिक रेडियाई को बढ़ा पाता, और ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो इन 3 एटम्स के केस में एटॉमिक रेडियाई जो है उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो 6, 7, 8, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तक ये दोनों फैक्टर्स जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। फिर आ जाती है पार्ट 3 की बात। जब आप थर्ड पार्ट में एंटर करते हो, मतलब कॉपर और जिंक पे जब आप जाते हो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप जो है वो इतना कम हो जाता है कि इनका रिपल्सिव फोर्स बड़ा हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। पार्ट 3, in case of copper and zinc, the interelectronic repulsion becomes more significant than effective nuclear charge, that is Z effective. Hence, the atomic radii slightly increase. तो क्या हुआ यहां पे, यहां पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज्यादा पावरफुल हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, क्योंकि सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इसी वजह से ये फैक्टर क्या करता है, ये हमेशा एटॉमिक रेडियाई को इंक्रीज करवाता है। तो ये रीज़न है एटॉमिक रेडियाई जो है उसका ये वेरिएशन शो करने का।
So this is the explanation for the variation of atomic radii और ionic radii. अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी पे. नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास इसी से रिलेटेड आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from an atom or ion is called ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो जनरल ट्रेंड ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है. एटॉमिक साइज डिक्रीज, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज. तो हमने एक्सपेक्ट ये किया है, एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए. और ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है? तो नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी जो हमें इस ग्रुप के अंदर देखनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी. लेकिन जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई जो है उसके अंदर डाटा देखा और डाटा जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ डिफरेंट ही सीन क्रिएट करता है, तो यहाँ पर भी हम डाटा जो है वो एक बार देख लेते हैं और फिर इस डाटा को यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे फोकस करेंगे. तो गिवन डाटा, एक्सपेक्टेशन तो हमारी कुछ और थी लेकिन डाटा जो है वो क्या कह रहा है? तो देखो, फर्स्ट IE1 का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, IE3 दिस इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. यहां पर एलिमेंट्स जो हैं इनके नाम गिवन है. तो स्कैंडियम, फर्स्ट जो 3D सीरीज है उसके एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. These are the elements of first transition series और यू कैन से 3D सीरीज. इनकी वैल्यूज जब हम देखते हैं तो वैल्यूज गिवन है 631, 656, 650, 653, आफ्टर दैट 717, 762, कोबाल्ट पे 7, 58, 736, कॉपर पे जाके 745 एंड लास्ट में 906. ये वैल्यू दे रखी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की. सेकंड की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 1235, 1309, 1514, सॉरी 1414, 1592, 1509, 1561, 1644, 1752, 1958 and last is 1734. थर्ड आयोनाइजेशन की एनर्जी की जब बात करते हैं तो 2393, 2657, 2833, 2990, 3260,
2962 3243 3402 3556 and last value is 3837. These are the values of ionization energy, successive ionization energy of 3D series. अब बच्चों हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो यहां से यहां जाएंगे तो इंक्रीज करनी चाहिए। तो यहां पर बीच में हमें एक जनरल ट्रेंड दिखाई नहीं देता, जैसे कि यहां से यहां जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बल्कि यहां से यहां जा रहे हैं तो स्लाइटली वैल्यू डिक्रीज हो गई, फिर से स्लाइटली वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर से डिक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है। तो हमें एक रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में। तो यहां पर हम ये पॉइंट लिखते हैं, अ रेगुलर ट्रेंड इज नॉट ऑब्जर्व्ड in case of first ionization energy of 3D series। हमें एक रेगुलर ट्रेंड जो है वो देखने को नहीं मिलता। अब इस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो सीरीज है, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए रीजन जो है वो फिगर आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात की जाए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज से जो है वो क्या है, कम है। ऐसे ही कॉपर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर करता हूं, कॉपर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक से काफी कम है। तो ऐसा क्यों है? तो यहां पर हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। 1 रीजन क्या है इसका? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 3d54s1। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 3d54s0, वेकेंट हो गया। तो यहां पर इसको एक हाफ फिल्ड स्टेट मिल रही है। तो क्योंकि ये स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस स्टेट, देयरफॉर क्रोमियम हैज अ लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से आप कॉपर जो है उसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, लास्ट में आ जाता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d10 4s0। ये कैसी स्टेट है, दिस इज अ फुल्ली फिल्ड स्टेट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक ज्यादा स्टेबल स्टेट बन रही है, इस वजह से क्रोमियम और कॉपर जो हैं वो इजीली अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनसे पहले जो एलिमेंट आ रहे थे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है। तो क्रोमियम और कॉपर का रीजन जो है वो आप इस तरीके से समझा सकते हैं, that chromium and copper they attain a more stable electronic configuration after losing their first electron। इसके बाद सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यूज को हम देखते हैं। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेंगी, लेकिन यहां पर देखो बच्चों, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जब हम देखते हैं तो यहां से यहां जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हुई, लेकिन सडनली जो है मैंगनीज के केस में एक ड्रॉप देखने को मिला हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। ऐसा क्यों हुआ?
तो यहां पर इस चीज पे ध्यान देना, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एटम में से। तो आप पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो IE2 ऑफ Mn इज एक्सेप्शनली लो। रीजन क्या है इसका? तो देखो बच्चों, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 25, कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s2। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है Mn+1, और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है 3d5 4s1। तो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1। हमने क्या किया, हमने इस +1 में से भी 3d5 4s1 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये बनाने के लिए। तो दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट यू आर गोइंग टू लूज। तो क्योंकि ये स्टेट जो है वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी 3d5 में। तो ये स्टेट क्योंकि ज्यादा स्टेबल है हाफ फिल्ड होने के कारण, ठीक है, मोर स्टेबल, इस वजह से मैंगनीज अपना ये इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर देता है एक स्टेबल स्टेट अटेन करने के लिए। और यही कारण है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn इज लोअर। तो एक स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए ये एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है। तो ये एक और पॉइंट हो गया जो इस डाटा के अंदर हमें दिखाई देता है। इसके बाद में हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की सीरीज को देखते हैं। तो यहां पर देखो, आयरन, सभी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन सडनली एक डिप देखने को मिलता है हमें आयरन पे। आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक्सेप्शनली लो है। तो यहां पर हम लिखते हैं इसी पॉइंट को, IE3 ऑफ आयरन इज एक्सेप्शनली लो। IE3 of iron is exceptionally low। अब इसका जो है वो रीजन क्या रहेगा? तो रीजन इसमें लिखेंगे बच्चों, आयरन के पास एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिगरेशन होता है 3d6 4s2। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला तो कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा 3d6 4s1। ये कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इस वजह से पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है एज कंपेयर टू मैंगनीज, क्योंकि आयरन की साइज मैंगनीज से क्या थी, छोटी थी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें Mn से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आयरन के केस में। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाता है +1। अब इस +1 में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए तो क्योंकि Fe+1 Fe से छोटा है साइज में, इस वजह से हमें यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कन्फिगरेशन क्या हो जाता है 3d6 4s0। अब देखो बच्चों, अगर आप, ये बन गया अब Fe+2, अगर मैं Fe+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस कर दूं, मतलब 3d6 4s0 जो था इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा 3d5। 3d5 कैसी स्टेट है, हाफ फिल्ड स्टेट, और हाफ फिल्ड स्टेट क्या होती है, स्टेबल। इस वजह से Fe+2 अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी Mn से कम थी। तो Mn जिसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, क्योंकि वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो गया, वो अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करता। लेकिन आयरन जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे तो वो एक स्टेबल स्टेट अटेन कर लेगा। इस वजह से आयरन की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, लो। तो यहां पर आप लिख सकते हो अब इस चीज को, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर losing 2 electron, iron attains 3d6 4s0 configuration if one more electron is lost, then Fe+3 is formed
with 3d5 configuration, which is half filled configuration and has extra stability. So IE3 of iron, IE3 of iron is लो। तो ये रीजन हो गया बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आयरन की एक्सेप्शनली लो होने का, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो जाती है हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।